नमस्कार। उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। आप सभी अनवरत प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करें, आप लोगों को बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बातचीत की थी कक्षा 12th उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर 1 के बारे में। आप लोग जानते हैं कि आपके जो पेपर आने वाले हैं उसमें खंड अ के बारे में हमने कल कंप्लीट चर्चा की थी। उसमें 15 प्रश्न बहुवैकल्पिक आने वाले हैं और उसकी हमने बातचीत की। हमने बहुत से प्रश्न और देखे। 7 रिक्त स्थान आने वाली है, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और इसके अलावा 10 आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर पिछले वीडियो में हमने 80 में से 32 अंक के प्रश्नों पर हम लोगों ने बातचीत की। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी है। बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले उसमें ये वीडियो आपके मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को हल आपको कैसे करना है, ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दूसरी बात, ये जो मॉडल पेपर हमने जो तैयार किया है और आप तक पहुंचा रहे हैं, इस मॉडल पेपर को हमने बोर्ड के मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किया। यानी कि बोर्ड ने जो एक मॉडल पेपर प्रकाशित किया था, बोर्ड ने जो एक मॉडल पेपर जारी किया था, उसमें जो ब्लूप्रिंट था उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने इस मॉडल पेपर को तैयार किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर आए, क्योंकि पाठ के अंक निर्धारित है, उसमें से प्रश्न छोटे बड़े कैसे भी दिए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न, यानी कि जिस पाठ में से 1 नंबर का प्रश्न मॉडल पेपर में पूछा गया उसी पाठ में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, कोई जरूरी नहीं है। पाठों के अंक निर्धारित है तो छोटे बड़े सब प्रकार के प्रश्न आपको प्रत्येक पाठ से तैयार करने हैं। हम परीक्षा से पहले जितना हो सकता उतना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक बार निवेदन आप लोगों से कि इस वीडियो को जरूर आप कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि उनकी तैयारी में अंतिम समय में ये चीजें काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने। आप यदि इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल एकेडमी, जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा, एक मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। वहां पर फ्री मटेरियल जहां लिखा हुआ है, फ्री मटेरियल जहां लिखा हुआ, वहां क्लिक करोगे तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अच्छा लगे तो हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें। पिछली कक्षा में एक प्रश्न बच गया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न था बहुवैकल्पिक में। साप्ठा पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। यह साप्ठा वर्ष 2000 में लाया गया था। वर्ष 2000 में इसका उद्देश्य था कि दक्षिणी एशियाई जो देश है, जिनको हम सार्क कहते हैं, दक्षेज कहते हैं, जिसमें 7+1 टोटल 8 देश वर्तमान में है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता कि कौन सा दक्षेज का सदस्य देश नहीं है, आपको ठीक से याद करना है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए थे। 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए, 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए और वर्ष 2006 में 1 जनवरी 2006 को यह लागू होना था, यानी कि प्रभावी होना था, प्रभावी लागू होना था। तीनों वर्ष आप लोगों को याद रखना है। चूंकि प्रश्न पूछा गया कि प्रभावी कब हुआ, तो 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हुआ था। आपको दिनांक भी याद रखनी है, प्रश्न थोड़े गहरे भी पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम बात करना चाह रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, आपके 2-2 नंबर के आपसे 13 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 26 प्रश्न, जिनको हम लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हैं, जिनको लगभग 50 शब्दों में, इनकी 4 या 5 लाइन में इस प्रकार के प्रश्नों के आपको उत्तर देने। प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि आप 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों के पॉइंटों में जरूर उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के पॉइंट बनाकर उत्तर दें। परीक्षक को बहुत सुविधा होती है कॉपी चेक करने में, और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको क्रम से देने, भले ही आपको वो प्रश्न आए या नहीं आए। प्रश्न करने सब है, क्रम से करने हैं, क्रम को ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के लिए बहुत सुलभता होती है और उसे हमें बहुत अधिक फायदा होता है।
पहला ही प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत की विदेश नीति के संबंध में सिद्धांत लिखिए। कल ही हम चर्चा कर चुके हैं, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल 51 जो कि नीति निदेशक तत्वों में है, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान का भाग जो 4 है उसमें नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है। उसका जो अंतिम अनुच्छेद है उसमें भारत की विदेश नीति के संदर्भ में 4 आधारों का उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। और पहली बात लिखी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, यानी कि भारत की विदेश नीति का पहला आधार रहेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या करे, अभिवृद्धि करे। दूसरा, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। राष्ट्रों के बीच में यानी कि देशों के बीच में न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना जो है भारत की विदेश नीति का दूसरा आधार रहेगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है और जो संधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और जितनी भी संधियां हो रखी है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि बाध्यताओं की पालना सुनिश्चित करना। संधि बाध्यताओं की पालना सुनिश्चित करना अर्थात जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रखे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, सभी देश उसका पालन करें, भारत इसके लिए प्रयास करेगा। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद है उन विवादों का समाधान करना, और इन विवादों का समाधान मध्यस्थता से, बातचीत के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करना है, युद्ध के माध्यम से नहीं। बिल्कुल 4 पॉइंट एकदम स्पष्ट आप लोगों के हो जाने चाहिए। और चौथा अध्याय जो भारत के विदेश संबंध है उसमें से ये टॉपिक प्रश्न आपके पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि की पालना को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता बातचीत के माध्यम से करना। भारत की विदेश नीति के इन 4 सिद्धांतों का उल्लेख है आर्टिकल 51 में। अगला प्रश्न 2 नंबर का, बॉम्बे प्लान पर टिप्पणी लिखिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के एक समूह ने, हालांकि आपकी किताब में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अर्देश्वर दलाल जो इनके मुख्य जो सेठ थे, अर्देश्वर दलाल के नेतृत्व में इन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और वो प्रस्ताव इन्होंने भारत सरकार को सौंपा। किसको सौंपा? भारत सरकार को। मैं बताऊंगा कि पूरा क्या है। एक बार जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोगों को लिखने चाहिए परीक्षा में, उनकी बात कर लेते हैं। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने जो है एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और यह संयुक्त प्रस्ताव था नियोजित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। नियोजित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ध्यान रखें आप लोग। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है यहां पर कि भारत सरकार जो है नियोजित अर्थव्यवस्था, इनकी भारत का नियोजित विकास करे। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था? यदि 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए तो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में, सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। बस ये फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। अब आइए ठीक से इसको समझ लेते हैं। 1944 में, इनकी हिंदुस्तान अभी आजाद होना था, उससे पहले ही 1944 में 1944 में बॉम्बे के उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और वो प्रस्ताव उन्होंने सरकार को सौंपा। वो उद्योगपति चाहते थे कि भारत में नियोजित विकास होना चाहिए। नियोजित विकास का मतलब है कि सरकार के द्वारा विकास की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेना चाहिए, उसको निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। इस बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाए और सरकार आर्थिक क्षेत्र में निवेश करे। चूंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ बातें हमारे देश की आजादी से पहले ही तय थी
कि एक तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होगी, दूसरी आर्थिक और सामाजिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो सरकार ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। अर्थात भारत में निजी क्षेत्र को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि जहां उद्योगपति, जहां दक्षिणापंथी कभी नहीं चाहते हैं कि सरकार नियोजित विकास करे, सरकार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, लेकिन ये भारत के उद्योगपति भी बेहतर तरीके से जानते थे कि नियोजित विकास जैसा कार्य जो भारत में विकास की जो चुनौती है उसका समाधान करना वास्तव में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए देश में विकास की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सरकार की रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नियोजित विकास का जो तीसरा अध्याय है आप लोगों के, उसमें से लिया गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैक्ट कैसे पूछे जाएंगे। मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। इन फैक्ट के माध्यम से मैं बहुत से फैक्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सबसे पहले जैसे दे रखा है कि 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कषकम डीएमके का मद्रास में गठन किसने किया? डीएमके का जो मद्रास में गठन किया गया उनका आपको नाम बताना है। बड़े नजदीक के विकल्प है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतने नजदीक नजदीक कहां से आगे। तो डीएमके का गठन किया गया सी नटराजन अन्नादुरई, यानी कि ये रहेगा इसमें सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में जो है द्रविड़ मुनेत्र कषकम का गठन किया था। एक बात तो आपको यही याद रखनी, और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये जस्टिस पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। जस्टिस पार्टी, ध्यान रखना, जस्टिस पार्टी के ये सदस्य रहे। और क्या ध्यान रखना है? दूसरा ध्यान ये रखना है कि डीके यानी कि द्रविड़ कषकम के ये क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। और डीके से ही अलग होकर इन्होंने डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कषकम जैसे संगठन का इन्होंने निर्माण किया। तीसरी बात, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। तमिलनाडु के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहां के? तमिलनाडु के। और क्या ध्यान रखना है? और महत्वपूर्ण बात तो यह ध्यान में रखनी है कि हिंदी विरोधी जो आंदोलन हुआ था, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के विरोध में, उस आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, ये बात तो ध्यान में रखना जरूरी नहीं, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे थे, जस्टिस पार्टी से संबंधित रहे, द्रविड़ कषकम से संबंधित रहे और हिंदी विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैनकाइंड व जन के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया मैनकाइंड और जन के संस्थापक थे, इस बात का ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है? और आपको यह ध्यान रखना है कि इन्होंने 1967 में पहली बार भारत में पंडित नेहरू की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतर रही थी। लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो गया था। 2 युद्ध का सामना भारत ने किया था पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के, 1962 और 1965। चीन और भारत के साथ में, पाकिस्तान के साथ भारत ने युद्ध लड़ा था। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी नई नवेली चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा गांधी के पास में राजनीतिक लिहाज से कोई ज्यादा अनुभव था नहीं। कांग्रेस पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल के लोग थे, उन्होंने सोचा यह अच्छा मौका है कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए। इसलिए 1967 में गैर कांग्रेसी सभी राजनीतिक दल एक छतरी के नीचे आ गए और उन्होंने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़े। राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी। 1967 में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विपक्षी राजनीतिक दल जो एकजुट हुए थे, उसे गैर कांग्रेसवाद किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया ने कहा था। और राम मनोहर लोहिया का मानना था कि यह आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस अब एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही है, जनता के हितों की सुरक्षा नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में जो है गैर कांग्रेसवाद का होना जरूरी है, ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सके। उसके बाद में कामराज योजना और दोपहर भोजन तमिलनाडु राज्य में किसने प्रारंभ किया था? नाम से स्पष्ट है, कामराज योजना और दोपहर का भोजन के कामराज के द्वारा किया गया था। एक तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। कब? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, ऐसे समय में के कामराज जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और क्या ध्यान में रखना है? कामराज योजना क्या है? प्रश्न ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। कामराज योजना 1963 में दी थी के कामराज ने। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, इन वरिष्ठ नेताओं को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, ताकि जो युवा जो लोग हैं उनको जो है
पार्टी में मौका मिल सके, उनको जो है राजनीति में मौका मिल सके। और जो दोपहर भोजन जो दिया जाता है स्कूलों में, उसकी शुरुआत के कामराज के द्वारा की गई थी। इसको जो है दोपहर भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अंत में आपके आ गया आधुनिक कर्नाटक के निर्माता, स्वाभाविक है एस निजलिंगप्पा ही होगा। एस निजलिंगप्पा के बारे में क्या याद रखना है? एस निजलिंगप्पा भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ 1969 में, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कौन थे? एस निजलिंगप्पा थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एस निजलिंगप्पा संविधान सभा के भी सदस्य थे। किसके सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे 1968 से 1971 तक। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इन्हें आधुनिक कर्नाटक का निर्माता कहा जाता है। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था। अगला, 1967 के चुनाव परिणाम की समीक्षा कीजिए। 1967 के चुनाव परिणाम एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। 1952 में और 1957 में, 1962 में, 1952, 1957, 1962 इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। हमने कल देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त सीटें इन तीनों आम चुनाव में प्राप्त की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तीनों आम चुनाव लड़े गए थे और कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत हुई थी। ऐसी स्थिति के अंदर चौथे आम चुनाव होते हैं 1967 में। चौथे आम चुनाव के परिणामों की समीक्षा तक जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1962 से लगाकर 1967 तक ये जो तीसरा कार्यकाल रहा था कांग्रेस पार्टी का, तीसरे आम चुनाव में क्या परिस्थितियां थी इस समय? आप जरा उन परिस्थितियों को देखिए जरा। 1960 का जो दशक था, 1960 का जो दशक था, इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, खतरनाक दशक। क्यों कहा जाता है इसको खतरनाक दशक? जरा समझ लीजिए। खतरनाक दशक, 1960 के दशक को, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहला कारण, सबसे पहले 1962 में हमने चीन के साथ में युद्ध लड़ा, भारत चीन युद्ध। भारत को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ। पंडित नेहरू की शाख को धक्का लगा था, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने लग गया। इसके बाद में 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में जेबी कृपलानी पहली बार 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। यह अलग बात है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। क्यों लाया गया था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के आक्रमण की समय रहते हुए उसका अंदाजा नहीं लगा सके और उससे देश को नुकसान हुआ। इसके बाद में 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित नेहरू की भूमिका बहुत जबरदस्त थी। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू का निधन होना, जिन्हें भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत से लोगों का कहना था कि नेहरू के निधन के बाद भारत में अब लोकतंत्र बचेगा नहीं। लेकिन उसके बाद में सत्ता संभाली लाल बहादुर शास्त्री ने, और आप लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के समय 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई। 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और 1965 और 66 में देश में अकाल पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि 1967 में लाल बहादुर शास्त्री का भी क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। आप लोग जो सोचिए जरा किस प्रकार का कार्यकाल रहा है। ऐसी स्थिति में 1967 में चूंकि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, एकमात्र महिला मंत्रिमंडल में थी इंदिरा गांधी, और सिंडिकेट के नेताओं ने इसी सोच के साथ इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया ताकि वो जैसा चाहेंगे वैसा कांग्रेस में होता रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी सत्ता में आने के बाद में वो अपने असली रूप में आती है और बहुत जबरदस्त तरीके से सिंडिकेट के नेताओं का करियर खत्म हो जाता है। 1967 के चुनाव पर चर्चा करने से पहले ये बातें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर में इन बातों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1967 के चुनाव परिणाम की समीक्षा, आइए अब करते हैं चुनाव परिणाम की समीक्षा। 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। भूकंप। हम आज 26 नंबर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के। इसे 1967 के चुनाव परिणाम को, जो कि चौथे आम चुनाव थे, चौथे आम चुनाव के परिणाम थे, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इस चुनाव में
के कामराज, के कामराज। एस, एस के पाटिल, एस के पाटिल, एस के पाटिल। के बी सहाय, के बी सहाय। ये सब सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता थे। एस के पाटिल, के बी सहाय, अतुल्य घोष, अतुल्य घोष, अतुल्य घोष। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समूह को, जो कांग्रेस में दबदबा रखने वाले जो नेता थे, उन नेताओं को सिंडिकेट के नेता कहा जाता था। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो के कामराज जो थे, ये सारे के सारे चुनाव में पराजित होते हैं। के कामराज तमिलनाडु से थे, ध्यान रखना, तमिलनाडु। प्रश्न पूछा जा सकता है मिलान करने का इनका। एस के पाटिल महाराष्ट्र, एस के पाटिल महाराष्ट्र। के बी साई, के बी साई कर्नाटक, कर्नाटक। और अतुल्य घोष, के बी साई आपके बिहार से हैं, और पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, पश्चिम बंगाल। और अतुल्य घोष जो है आपके पश्चिम, एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल और बिहार से के बी साई, बिहार से के बी साई, बिहार, बिहार संशोधन कर लेना आप लोग। और अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल। ये मिलान करने का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तरफ ये नेता दिए जा सकते हैं, एक तरफ इनसे संबंधित राज्य आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ जो सिंडिकेट के नेता थे, 1967 के चुनाव में पराजित हुए। और 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई। यानी कि 9 राज्यों में, उस समय कोई आज की तरह 28 स्टेट तो थे नहीं, 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार। कौन से वो 9 राज्य, ये भी आपको याद रखना है, जरा जोड़े में याद रखें। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा। दूसरा यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी। इस प्रकार से याद रखने ताकि आप लोग भूले नहीं। बिहार, पश्चिम बंगाल, दोनों में वो है बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 6। और उसके बाद में उड़ीसा, मद्रास, उड़ीसा, मद्रास, मद्रास जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और एक जो राज्य याद रखना है आपको 9वें नंबर का, वो है आपके केरल। ये 9 राज्य थे जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी। एक तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप लोगों को यह ध्यान में रखनी है कि ये जो 9 राज्य थे, इसमें से इन 9 राज्यों में तो गठबंधन की सरकारें बनी, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। लेकिन ये जो मद्रास, जो ये तमिलनाडु, यहां पहली बार डीएमके की, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम, डीएमके, जिसकी स्थापना 1949 में की गई। इस डीएमके की सरकार बनी, जो कि एक क्षेत्रीय दल था। पहली बार भारत के किसी राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दल की स्पष्ट बहुमत मिलता है और उसकी सरकार बनती है। कारण क्या था? 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस प्रकार से हमने 1967 के चुनाव की समीक्षा की। कहा जाता है कि दिल्ली से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन में उस समय कोई बैठता था तो एक भी राज्य कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं था। लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आजादी के बाद ही नहीं, आजादी से पहले ही राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ही सुना था और प्रथम 3 आम चुनाव में भी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का ही शासन था। ये 1967 के चुनाव की हमने समीक्षा की। अगला, असम में बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन के कोई 2 कारण पूछिए। लिखिए, एक बात और ध्यान रखना, पेपर बहुत लंबा होता है, सारे प्रश्न अटेंड करना बहुत जरूरी है। जितना पूछा है उतना ही उत्तर लिखना है। मैं इस प्रश्न की भूमिका बनाने में, इसकी आड़ में बहुत सी दूसरी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन लिखना केवल वही है जो पूछा गया। क्या पूछा है कि असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध चले आंदोलन के कारण क्या थे। मैं केवल पहले कारण लिख देता हूं आप लोगों के, ताकि आपको ठीक से पता चल जाएगा। रोजगार के अवसर में कमी आना, असम में रोजगार के अवसर कम होना, कम क्यों हुए उसकी बात करेंगे हम लोग। दूसरा राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता,
राजनीतिक सत्ता में सेंध मारी, राजनीतिक सत्ता में सेंध मारी। नाइनटीन 1979 में असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध एक आंदोलन चला। कारण क्या था? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के रूप में। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने जब पूर्वी पाकिस्तान में जाकर तांडव मचाया, उनको मारना काटना प्रारंभ किया पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, तब लाखों की संख्या में लोग भारत आए। चूंकि पूर्वोत्तर से आए, इसलिए असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए। प्राकृतिक संसाधन अच्छे होने के कारण भारत के भी अन्य राज्यों से जाकर लोग वहां पर निवास करने लग गए। ऐसी स्थिति में असम के लोगों को लगा कि हमारे रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बाहर के लोग हमारे रोजगार के साधनों को हथिया रहे हैं। दूसरा, बड़ी संख्या में बाहरी लोग आने के कारण इन लोगों को लगा कि हम तो अपने ही राज्य में क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। इनको लगा कि हमारी संख्या कम हो रही है, बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है, इससे राजनीतिक सत्ता भी ये लोग ले जाएंगे, क्योंकि इनका मतदाता सूची में नाम जुड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में सरकार भी इनकी बनेगी और ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, राजनीति में भी इनका दबदबा हो जाएगा। इसलिए 1979 में दो संगठन आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। एक आशु, उसका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। दूसरा, असम गण संग्राम परिषद। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। 1985 में, वर्ष आप लोगों को याद रखना है, इस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद, इनके बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के बाद में आशु और असम गण संग्राम परिषद मिलकर एक राजनीतिक दल बनाते हैं, असम गण परिषद। संग्राम हटा दीजिए, असम गण परिषद। और उसके बाद में असम की राजनीति में इस दल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़िए। भारतीय राजनीतिक दलों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और विरोध के बावजूद भी कई मुद्दों पर सर्वसम्मति है। 9वें अध्याय से पूछा गया है, नए बदलाव वाले अध्याय से प्रश्न। भारतीय राजनीति में हमने देखा कि 1989 के बाद, पहले मैं उत्तर बता देता हूं, फिर इसकी पृष्ठभूमि हम तैयार करेंगे। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? नई आर्थिक नीति बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नई आर्थिक नीति कब अपनाई भारत में? 1991 में। नई आर्थिक नीति पर सहमति। सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत है कि भारत में अब नई आर्थिक नीति को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। पिछड़ी जातियों के, बस इतना ही लिखना है आपको जो मैं लिख रहा हूं, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक व, ये मैं समय बचाने के लिए बिंदी लगा रहा हूं, राजनीतिक व सामाजिक दावों को स्वीकृति या दावे को स्वीकृति। यानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, इनको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रांतीय दलों की, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्रीय दलों की भूमिका को स्वीकार किया गया। क्षेत्रीय दल, प्रांतीय दल एक ही बात है, राज्य स्तरीय दल। प्रांतीय दलों के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रांतीय दलों के महत्व को स्वीकार किया गया, महत्व को स्वीकार किया गया, स्वीकृति। और अंतिम बात यह है, आगे ले लेता हूं पेज, अंतिम बात यह है कि विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल, कार्य सिद्धि पर बल, कार्य सिद्धि पर बल। अब इन चारों पॉइंट को आप पहले तो समझ लीजिए, लेकिन इससे पहले मैं पृष्ठभूमि बना देता हूं थोड़ी सी। आप लोग जानते हैं कि 1989 में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी भी पराजित हो जाती है। कोई भी राजनीति, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला इसका मतलब किसी अन्य राजनीतिक दल को बहुमत मिल गया, नहीं। 1989 से कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो जाती है। जो कांग्रेस सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी गुटों में तालमेल बनाने की क्षमता रखती थी, जो कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती थी, वो कांग्रेस पार्टी का जो स्वभाव था, अब उसकी प्रकृति चेंज हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में 1989 में जो 9वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे,
इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मोर्चा एक गठबंधन बनाया गया। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और इस राष्ट्रीय मोर्चे को बाहर से समर्थन दिया वाम दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये वही वीपी सिंह है जिन्होंने ओबीसी को मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए केंद्र की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था। लेकिन एक साल के बाद में इनकी सरकार भी गिर जाती। मैं केवल पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं आप लोगों के। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की गठबंधन रहता है और प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर, और ये भी एक साल ही रह पाते हैं 1991 तक। 1991 में भारत में 10वीं लोकसभा के वापस चुनाव हुए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी और इस समय देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के समय ही 1991 में 1991 में एलपीजी नई आर्थिक सुधार की नीति अपनाएगी। बहुत जबरदस्त प्रश्न बनता है। 5 साल तक यह सरकार चलती है और 11वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1996 में। आप लोग जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट प्राप्त नहीं हुआ, तब संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, गठबंधन की संयुक्त मोर्चे की सरकार। इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए सरकार गिर जाती है। संयुक्त मोर्चे की नहीं थी। पहले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सरकार बनती है। उसके बाद में 13 दिन के बाद में अविश्वास प्रस्ताव, या हम कह सकते हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। ये जो संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी, इस समय जो है प्रधानमंत्री बने थे 2 प्रधानमंत्री इस समय बहुत छोटे छोटे कार्यकाल के रहे थे। एक तो आईडी गुजराल, इंद्र कुमार, आई के गुजराल इस समय, और एक और प्रधानमंत्री इस समय बने थे। बहुत ही कम कार्यकाल के लिए 2 प्रधानमंत्री बने, बहुत छोटा छोटा कार्यकाल इनका रहा था। तो इस समय यह संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, गठबंधन की यह सरकार थी। स्पष्ट बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को इस समय भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एचडी देवेगौड़ा बने थे और उसके बाद में आई के गुजराल बने थे। तो एचडी देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चे में, पहले ध्यान रखना, एचडी देवेगौड़ा 1 साल तक कांग्रेस के बहुमत से सरकार रही थी और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कहा प्रधानमंत्री को परिवर्तित कीजिए। तो 1996 से ये 1997 तक रहे थे और 1997 में बन गए आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। 1 साल के बाद में कांग्रेस ने अपना बहुमत वापस ले लिया। 1998 में भारत में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन बनाया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, जिसको हम एनडीए कहते हैं। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का नेतृत्व बीजेपी कर रही थी। वाजपेयी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 माह के बाद में सरकार एक वोट से गिर जाती है। इस कारण से 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए। एक बार फिर एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरा और एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2004 तक वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इस बार यूपीए, कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन बनाया जिसका नाम यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह, आप लोग जानते हैं कि 14वीं के बाद में जो 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए, इस 15वीं लोकसभा के चुनाव में भी जो है कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार बनी थी। फिर 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें नरेंद्र मोदी 2014 में बने। उसके बाद में 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें 2019 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और अभी आप लोग जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं। 2024 में होने जा रहे हैं। अब आप लोग जरा देखिए किस प्रकार से 1989 के बाद में गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ। 9वीं लोकसभा के चुनाव 1989 में
5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 1991 में, 11वें 1996 में, 12वें, 13, 14, 15 ये चुनाव हुए 2009 में, 16 2014, 17वीं लोकसभा 2019 और 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में हो रहे हैं। और ये जो सरकार है वो भी एनडीए की, गठबंधन की सरकार है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, लेकिन गठबंधन की सरकार है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, 1989 में 1989 के बाद भारत में गठबंधन का युग प्रारंभ हो चुका है, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा। एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि ये परिस्थितियां, हालांकि ये परिस्थितियां 2014 के बाद बदली है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन 1984 से लगाकर वर्ष 2014 तक 30 वर्षों तक किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकारें रही। प्रश्न क्या है अब जरा देखिए, हालांकि इनमें से भी कोई भी प्रश्न आपके बन सकता है, इसलिए मैंने इतनी बातें आप लोगों को बताई है। देखिए प्रश्न यह है कि भारतीय राजनीतिक दलों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और विरोध होने के बावजूद भी, क्योंकि गठबंधन की सरकारें हैं, राजनीतिक दलों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, विरोध रहता है, इसके बावजूद भी किन मुद्दों पर सर्वसहमति है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सभी राजनीतिक दल एकमत है। पहला मुद्दा तो यह है कि 1991 में हमने जो नई आर्थिक सुधारों की जो नीति अपनाई गई, जिसके तहत विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया जा रहा है, विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो प्रतिबंध थे वो सारे के सारे हटा दिए, एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की जो नीति अपनाई है उसका सबने स्वागत किया है। दूसरा, पिछड़ी जो जातियां हैं, इन जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को सभी ने स्वीकृति दी है कि इन जातियों को, चूंकि ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, इनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। प्रांतीय दल जो क्षेत्रीय दल है, इससे पहले राष्ट्रीय दलों का दबदबा था, लेकिन 1989 के बाद में क्षेत्रीय दलों का भी दावा बहुत जबरदस्त हो रहा है, और उसके बाद में कोई भी सरकार केंद्र में बनी है तो क्षेत्रीय दलों के सहयोग से ही बनी है, अतः क्षेत्रीय दलों के दावों को स्वीकृति मिली है। और विचारधारा की जगह, इस पॉइंट को समझना जरा, राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर बनते हैं, विचारधारा की जगह अब सभी राजनीतिक दल कार्य सिद्धि को महत्व दे रहे हैं कि सरकार बननी चाहिए। विचारधारा चाहे किसी राजनीतिक दल की आपस में मेल खा रही या नहीं खा रही, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि एनडीए का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत से ऐसे राजनीतिक दल इसमें हैं जो एनडीए की विचारधारा से सहमत नहीं है। यूपीए का जो गठबंधन था या अभी जो इंडिया गठबंधन बना, उसमें बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी आपस में विरोधी विचारधाराएं। तो कुल मिलाकर 1989 के बाद में गठबंधन के युग में इस बात पर सहमति हुई है कि विचारधारा चाहे कोई भी हो, सरकार बननी चाहिए, सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न पे काफी टाइम ले लिया आपको, क्योंकि मुझे लगा कि ये फैक्ट भी आप तक होने चाहिए। खैर, इस प्रश्न का उत्तर आ गया, आपसे जो चर्चा की मैंने, इसका उत्तर अब आप ही दीजिए कि मिलान करने का प्रश्न है, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कब कब रही बताइए, 1989 और 1990। इस समय प्रधानमंत्री कौन बने, वीपी सिंह। इस समय कौन बने, चंद्रशेखर बने। उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की सरकार कब, 1996 और 1997 में। कौन 1996 में, एच.डी. देवगौड़ा। और कौन 1997 में, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार कब बनी, 1998 और 1999 में। कौन बने प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार कब, वर्ष 2000 और वर्ष 2004 और 2009। कौन बने प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह। कितना जबरदस्त प्रश्न है, सारी बातें आपके क्लियर हो गई। हालांकि इसमें आप 2014 और 2019 की सरकार को भी शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं होने के क्या कारण हैं। आप जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। 1948 में 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। सिलोन नाम था श्रीलंका का पुराना। श्रीलंका में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। भारत और श्रीलंका में आज तक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन 1947 में ही भारत के बंटवारे से बना पाकिस्तान, कभी सेना तो कभी लोकतंत्र, इन दोनों के बीच में हमेशा से संघर्ष देखने को मिला है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं हो पाया, इसके कारण क्या है, प्रश्न आपसे यह पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि सबसे पहला जो कारण है, सबसे
पहला जो कारण है वहां लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाने का, सबसे पहला यह कारण है कि पाकिस्तान में जो धर्मगुरु है, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान में धर्मगुरु सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो। तो इसका उत्तर हम पॉइंटों में इस प्रकार से दे सकते हैं कि सेना धर्मगुरु और भूस्वामी, अभिजन जो भूस्वामी हैं, उनका बहुत अधिक दबदबा है पाकिस्तान में, बहुत अधिक क्या है, दबदबा। इसके कारण जो है ये न तो सेना चाहती है, न धर्मगुरु चाहते हैं, और न ही बड़े भूस्वामी चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, इनमें खोट है, ये अभी ज्यादा बेहतर तरीके से परिपक्व नहीं है। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं या उनका जो लोकतंत्र है उसमें खोट है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत पाक के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध होने के कारण पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही तो शायद पाकिस्तान की सरकार बेहतर तरीके से उसका सामना नहीं कर पाएगी और पाकिस्तान को इससे क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सेना का शासन हो, और जब सेना का शासन रहेगा तो हम जो है बेहतर तरीके से भारत का जवाब दे पाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ है और बार बार वहां कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन की स्थिति रही है। आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने: सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा, राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक संस्थाओं में खोट, और भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध के कारण पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वहां सैनिक शासन रहे ताकि कभी युद्ध हो तो हम मुंह तोड़ जवाब, कभी युद्ध हो तो हम जो है भारत का सामना कर सके। भारत को तो मुंह तोड़ जवाब वो दे ही नहीं सकते, हम उनको हर बार मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चौथा, कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रयास नहीं हुए, कोई भी यूरोपीय बड़ी महाशक्ति ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो। अगला, भारत बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग और विवाद के 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। यानी कि यह प्रश्न कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किन मुद्दों को लेकर आपस में सहयोग है और किन मुद्दों को लेकर विवाद है। 2 सहयोग के मुद्दों की बात करनी है और 2 विवाद के मुद्दों की बात करनी है। पहले हम सहयोग के मुद्दों की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट की जो नीति रही है भारत की, उसका हिस्सा रहा है। इसी लुक ईस्ट की नीति को नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने इसे बना दिया एक्ट ईस्ट। ध्यान रखना, एक्ट ईस्ट बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति को एक्ट ईस्ट, पूर्व में काम करो की नीति कब बनाया गया? वर्ष 2014। तो बांग्लादेश इसका क्या रहा है? हिस्सा रहा है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग का मुद्दा कौन सा है? कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर, आपदा प्रबंधन व पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में सहयोग है, क्योंकि दोनों के ये साझे मुद्दे हैं। साझे मुद्दे क्यों हैं? कि दोनों ही देश आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? सहयोग है। लेकिन विवाद किन मुद्दों के बीच में? विवाद इन मुद्दों के बीच में है कि भारत विरोधी गतिविधियों को पाकिस्तान ने शरण दे रखी, बांग्लादेश ने शरण दे रखी है। भारत विरोधी जो लोग हैं या भारत विरोधी जो गतिविधियां संगठन कर रहे हैं, उन भारत विरोधी गतिविधियों वाले लोगों को शरण दे रखी है किसने? बांग्लादेश ने। दूसरा विवाद का विषय यह है कि भारत में जो अवैध अप्रवास हो रहा है, बांग्लादेशी लोग जो अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं, अवैध अप्रवास, इस अवैध अप्रवास की बात को ढाका ने खंडन किया है। यानी कि बांग्लादेश इस बात को स्वीकार ही नहीं करता है कि बांग्लादेशी भारत में आ रहे। तो इन 2 मुद्दों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? विवाद है। ध्यान रखना,
बांग्लादेश भी बहुत से आरोप लगाता है भारत के ऊपर कि हमें वो समुद्र के रास्ते से जाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवा रहा है। और भी भारत के भी बांग्लादेश पर आरोप है कि हमें पूर्वोत्तर में जाने के लिए वो जगह उपलब्ध नहीं करवा रहा है। और भी कई प्रकार के मुद्दों को लेकर विवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारों में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधारों में भारत की पहली भूमिका यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बनाना चाहता है? मजबूत बनाना चाहता है। दूसरा क्योंकि भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा एक मजबूत और दृढ़तापूर्वक संगठन होना बहुत जरूरी है, तभी विश्व में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। दूसरा, भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का मानना है कि जब तक आर्थिक व सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक स्थायी रूप से विश्व में शांति स्थापित नहीं होगी। इसलिए भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्थायी शांति स्थापित की जा सके। तीसरा मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और शुरू में 6 अस्थायी सदस्य थे, टोटल थे 11 सदस्य। 1965 में ये 6 से संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य, टोटल सदस्यों की संख्या हो गई 15। आपको ध्यान क्या रखना है? 5 कौन से स्थायी सदस्य, इनके नाम भी याद रखने हैं। अमेरिका, मैं लिख देता हूं, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 के 5 आपको याद रहने चाहिए, ब्रिटेन और फ्रांस। अब भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि सुरक्षा परिषद में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, ताकि सुरक्षा परिषद को प्रतिनिधिमूलक बनाया जा सके। शब्दों का ध्यान रखना, प्रतिनिधिमूलक बनाया जा सके, प्रतिनिधिमूलक बनाया जा सके। दूसरा, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए ताकि जो सुरक्षा परिषद है वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही साथ भारत का कहना है कि विकासशील देश बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और विकासशील देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है, अतः विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देनी चाहिए। भारत यह भी तर्क देता है कि आजादी के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद केवल एक बार अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, स्थायी सदस्य संख्या में आज तक वृद्धि नहीं की गई। भारत का जबरदस्त तर्क है कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय 51 सदस्य देश थे, उस समय भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य थे, और आज जब 193 संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या है महासभा की, फिर भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 ही है। भारत कहता है कि यह संख्या बढ़नी चाहिए। भारत कहता है कि स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत स्वयं सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल क्या है, दावेदार। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रखना, भले ही मैंने इस मॉडल पेपर में नहीं लिया है। तो भारत सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहता है। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी करना चाहता है, और भारत इसके पक्ष में तर्क देता है कि सुरक्षा परिषद को प्रतिनिधिमूलक बनाया जाए। सुरक्षा परिषद में विकासशील सदस्य देशों को भी जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, ताकि विश्व बिरादरी का इसको समर्थन प्राप्त हो सके, इसलिए इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। टिकाऊ विकास पर टिप्पणी लिखने की बात आती है। टिकाऊ विकास का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास करना, यानी कि विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता, एक ऐसा विकास करना जो आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास जो किया जाता है उसको हम टिकाऊ विकास कहते हैं। एक ऐसा विकास जिसको आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले। विकास की धारणीयता जरूरी है, टिकाऊ विकास जरूरी है। यदि टिकाऊ विकास नहीं होगा तो पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचेगा। और इन्हीं चिंताओं के कारण 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी समिट हुआ था, आप लोग जानते हैं। दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल। यह ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जापान के
क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका वर्ष भी आपको बहुत ढंग से याद रखना है, 1997। यह भी ध्यान रखना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें रियो डी जेनेरिया का जो सम्मेलन हुआ था, उस रियो डी जेनेरिया के अंदर जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को जो स्वीकृति दी गई थी, उसको वास्तविक रूप से लागू करना था। क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं थी, ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की, ग्रीन हाउस गैस में जो कमी लाने की जो निर्णय लिया गया था, विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने की जो प्रतिबद्धता या जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो विकसित देशों को दी गई थी। किन देशों को? विकसित देशों को। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, उसके तहत ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने संबंधी संधि बाध्यताएं किन देशों के ऊपर लागू की गई? विकसित देशों के ऊपर लागू की गई, क्योंकि इस बारे में 1992 के रियो डी जेनेरिया के पृथ्वी सम्मेलन में सहमति हो चुकी थी। क्या था ये? कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अब तक ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अतः विकसित देशों को हरित गैसों में उत्सर्जन में कमी करनी चाहिए। ध्यान रहे, क्योटो प्रोटोकॉल की संधि बाध्यताओं से विकासशील देशों को मुक्त रखा गया, यानी कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने जैसी बाध्यता स्थापित नहीं की गई। यह था क्योटो प्रोटोकॉल और यह था आपके टिकाऊ विकास। अंतिम प्रश्न आज का, पर्यावरण आंदोलन सबसे जीवंत है, सबसे विविधतापूर्ण है और सबसे ताकतवर सामाजिक आंदोलन है, कथन की पुष्टि कीजिए। पर्यावरण के मसला बहुत महत्वपूर्ण मसला है। पर्यावरण के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। पर्यावरण आंदोलन है तो एक, लेकिन विविधतापूर्वक है। विविधतापूर्वक यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। जीवंत है यानी कि पूरी दुनिया में कहीं न कहीं, कभी न कभी पर्यावरण आंदोलन चलते ही रहते हैं। और ताकतवर सामाजिक आंदोलन है क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग पर्यावरण संरक्षण चाहता है, इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कैसे है विविधतापूर्वक? आइए हम बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व में, दुनिया में आंदोलन चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन आंदोलन। वन आंदोलन यानी कि अंधाधुंध वनों की कटाई के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है, उनको हम वन आंदोलन के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से दक्षिण गोलार्ध के जो देश है, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, उन देशों में ये आंदोलन, इनकी वनों की कटाई के विरुद्ध में आंदोलन चल रहे हैं। तीसरी बात, विशेष रूप से जो अफ्रीकी जो देश है और भारत यानी कि एशिया के देशों में यदि बात करें भारत में, तो इन देशों में यह आंदोलन बहुत तेज गति से चल रहा है। कुछ देशों के नाम भी आप याद रख सकते हैं। चिले है, ब्राजील है, मलेशिया है, ब्राजील, मलेशिया, तो चिले है, ब्राजील है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका है, भारत है। इन देशों में वनों की कटाई के विरुद्ध में जो आंदोलन चल रहे हैं, उनको हम वन आंदोलन के रूप में शामिल करते हैं। दूसरा खनिजों की जो अंधाधुंध खनन हो रहा है, यानी कि खनिजों के अंधाधुंध दोहन के विरुद्ध में आंदोलन। खनिजों के अंधाधुंध जो दोहन हो रहा है, इस दोहन के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि खनिज उद्योग एक बहुत ताकतवर उद्योग है। जमीन के भूगर्भ से खनिजों को निकाला जाता है, जिसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इससे आसपास का पूरा जल दूषित हो जाता है, आसपास के पेड़ पौधों को काटना होता है, जमीन बंजर हो जाती है, जिसके दूरगामी परिणाम उठाने पड़ते हैं। तो खनिज खनन करने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो खनन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध में आंदोलन चल रहे हैं। आप 2 देशों के नाम याद रख सकते हैं। एक तो आपके हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसका ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि ये विशेष रूप से फिलीपींस देश में काम करती है। तो फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में जो है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है जो खनन का कार्य करती है। और अंतिम पॉइंट जो है वो बड़े बांधों के विरुद्ध में आंदोलन। बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य से बड़े बांधों का जो निर्माण किया जा रहा है, इन बड़े बांधों के निर्माण के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काटना होता है, जैविक विविधता समाप्त हो जाती है, पर्यावरण को नुकसान होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है, लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उनकी संस्कृति, सभ्यता, आजीविका समाप्त हो जाती है। इसलिए बड़े बांधों के विरुद्ध में भी आंदोलन चल रहे हैं। विश्व में पहला
बांध या इसको बांधों के विरुद्ध या नदी बचाओ आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी के आसपास के वनों को बचाने के लिए पहला आंदोलन वहां पर चला था। भारत का बड़ा एक प्रसिद्ध आंदोलन है, आप लोगों को याद होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में चला था, जब नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित थी। मेघा पाटेकर। तो बड़े बांधों का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे बहुत से लोगों को नुकसान होता है। ये थे आप लोगों के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 15 तक आपके जो 2-2 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं, जिनका अंक भार रहने वाला है 26। तो आप लोग देखिए, हमने अब तक 32 और 26 यानी कि 58 अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनके ऊपर चर्चा की। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं यही प्रश्न आए, लेकिन इसके आसपास के इस प्रकार के प्रश्न आएंगे या इनमें से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। आने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको तो आपको याद करना ही करना है। एक वीडियो आपकी परीक्षा से पहले आप तक और पहुंच जाएगा, जिसमें हम शेष जो 22 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जो 7 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे एक बार फिर से निवेदन है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, कुछ नोट करना चाहते हैं, तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पॉलिटिकल एकेडमी। मैं लिंक दे देता हूं, इससे पहला जो वीडियो था उसका भी मैं लिंक दे देता हूं कमेंट्स बॉक्स में, आप वहां जाकर इनको क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में आओगे तो फ्री मटेरियल में आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आशा है कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित रहेगा। थैंक यू वेरी मच।